अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज की ये जो सबसे पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें आसिम साहब ने शेयर की है और ये बताते हैं कि ये जो वाकया है ये 1993-94 में इनके साथ पेश आया था। 1993-94 में ये PCSH और महमूदाबाद का जो संगम है, जहाँ पे एक रेलवे फाटक या रेलवे ट्रैक मौजूद है, वहाँ पे रहा करते थे। इनका जो ट्यूशन सेंटर था वो महमूदाबाद में मौजूद था और शाम को असर की नमाज के बाद ये अपनी बहन के हमरा ट्यूशन सेंटर जाया करते थे और मगरिब होने से 10 या 15 मिनट पहले वापस आ जाया करते थे। ये जो रूटीन था ये इनका महीनों से बंधा हुआ था और इत्तेफाक से कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इनको ट्यूशन से आने में देर हो जाए। लेकिन ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो हमारी उस्तानी थी उनको कोई काम था और वो काम हमें उनके साथ मिलकर करना था, तो उन्होंने एक दिन पहले मुझे इन्फॉर्म कर दिया था कि कल हो सकता है कि तुम लोगों को देर हो जाए, लिहाजा तुम लोग जब आओ तो अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को बता के आना कि आधे से 1 घंटा लेट हो जाएंगे। अब जैसा हमारी उस्तानी ने कहा था वैसे ही हमने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया और अगले दिन सेम टाइम पे मैं और मेरी बहन ट्यूशन पहुंच गए। ट्यूशन से पढ़ने के बाद जो भी उनका काम था, जो सामान आगे पीछे रखवाना था, वो मैंने और मेरी बहन ने मिलके रखवा दिया और जब हम लोग वापस निकले तो निकलते निकलते इशा की अजान हो चुकी थी। अब हमारे घर से जो ट्यूशन का रास्ता था वो मुश्किल से 20 या 25 मिनट पैदल का रास्ता था और अगर हम लोग शॉर्टकट यानी रेलवे ट्रैक वाले हिस्से से जाएं तो मुश्किल से 15 मिनट लगा करते थे। अब जब हम वापस निकले तो मैं अपनी बहन को कहने लगा कि हम लोग लंबे रास्ते से चलते हैं, लेकिन मेरी जो बहन थी वो कहने लगी कि नहीं, रेलवे ट्रैक से चलते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, रात में भी यहाँ पे लोग मौजूद हुआ करते हैं। खैर, जब उसने मुझे हौसला दिया तो मेरा भी हौसला बढ़ा और मैं उसके साथ रेलवे ट्रैक से होता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जैसे जैसे हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमें अंदाज़ा हो रहा था कि आज रेलवे ट्रैक पे ज़रूरत से ज़्यादा सन्नाटा है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जो सराउंडेड एरिया है वहाँ की लाइट गई हुई है। अब हम क्योंकि उस रास्ते पे ऑलरेडी आ चुके थे तो हमारे पास वापस जाने का या पलटने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। हम अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ते रहे और मेरी बहन बड़ी तेज़ी से कदम उठा रही थी कि इसी दौरानिए में हमें ऐसा लगा कि जो सामने की तरफ का हिस्सा है, यानी जहाँ से ट्रेन आया करती है, वहाँ से कोई औरत है जो ट्रैक के ऊपर चलती हुई हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही है। अब लाइट ऑलरेडी गई हुई थी, बस हल्की हल्की सी चांद की रोशनी थी और उस चांद की रोशनी में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे। खैर, जैसे जैसे जब हम उस औरत के और वो औरत हमारे करीब पहुंची तो मुझे देखने से ही लग रहा था कि ये जो औरत है इसका जो हुलिया है बड़ा अजीब हुलिया है। वो नंगे पैर फाटक पे चल रही थी, इसके साथ साथ उसके जो बाल थे वो बहुत ही गंदे खुले हुए बाल थे। इसके जो चेहरे की रंगत थी वो बहुत ज़्यादा स्याह थी और इस स्याह रंगत के दरमियान उसकी जो आंखें थीं वो लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से खून टपक रहा है। जैसे जैसे वो औरत हमारे बिल्कुल करीब आ रही थी
और हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, तो उस औरत ने मेरी बहन की तरफ देख के अजीब सा इशारा करना शुरू किया, जैसे कि वो मेरी बहन को कुछ कहना चाह रही हो या फिर अपने पास बुलाना चाह रही हो। अब जैसे ही उसने मेरी बहन की तरफ देख के अपना हाथ दोबारा से हवा में किया या फिर कुछ अजीब सा इशारा किया, तो देखते ही देखते मेरी जो बहन की हालत थी वो गैर होना शुरू हो गई और उसने एकदम से अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को पकड़ना शुरू कर दिया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी बहन का गला दबाना चाह रहा है और वह अपने गले को उससे आज़ाद कराने के लिए कोशिश कर रही है। हालांकि वो जो औरत थी वो कुछ फासले पे मौजूद थी और उसके हाथ किसी भी तरह मेरी बहन की गर्दन पे मौजूद नहीं थे। खैर अगले ही लम्हे पता नहीं मेरे दिल में कहां से एकदम से ख्याल आया और मैंने फौरन से जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि मेरे फादर अक्सर कहा करते थे कि जब भी रेलवे ट्रैक से आना हो या जाना हो तो हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़ के आया करो और आयतुल कुर्सी पढ़ के जाया करो। खैर जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो औरत थी वो बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी और अगले ही लम्हे मेरी जो बहन थी उसकी गर्दन एकदम से आज़ाद हो गई और मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहना शुरू किया कि वापस पीछे की तरफ भागो। अब जैसे ही मेरी बहन ने मुझे ये कहा तो मैं अपनी बहन के हमरा वापस अपने ट्यूशन की तरफ या उसी रास्ते पे भागना शुरू हो गया जिस रास्ते से चलते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। जैसे तैसे 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हम लोग वापस अपने ट्यूशन सेंटर पहुँचे और वहाँ पे जो हमारी टीचर मौजूद थी उनको जाके हमने सारा माजरा बयान किया। खैर हमारी जो टीचर थी उनके फादर ने जब ये सारी सूरत हाल सुनी तो उन्होंने फ़ौरन से मुझ पे भी मेरी बहन पे भी दम दुरूद किया और जब कुछ देर के बाद हम दोनों की जो हालत थी वो कुछ बेहतर हुई तो हमारे जो टीचर के फादर थे वो हम दोनों बहन भाइयों को हमारे घर तक छोड़ने के लिए चले गए। खैर जब हम लोग घर पहुंचे तो घर पहुंच के हम लोगों ने सुकून का सांस लिया और उसके बाद से हमने तौबा कर ली थी कि इस रेलवे ट्रैक से या इसके करीब से ख़ास तौर पे मगरिब के बाद नहीं गुजरना है। गज इसी तरह का एक वाक़या है जो मुबश्शिर साहब ने शेयर किया है। ये बताते हैं कि 2003 और 2004 में ये नाज़माबाद नंबर 4 में रहा करते थे। इनका जो स्कूल था वो रेलवे फाटक से 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे मौजूद था। इनकी जो स्कूल टाइमिंग थी वो सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे के दरमियान थी और ये स्कूल जाने के लिए पैदल सफ़र किया करते थे। ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता कि मेरे अलावा जो मेरे इलाके के 3-4 दोस्त थे हम सब मिल के सुबह सुबह स्कूल के लिए एक साथ रवाना हुआ करते थे ताकि एक दूसरे के साथ ज़रा महफूज भी रहें और सफ़र में आसानी हो सके। तो वैसे ही एक दफ़ा हम लोग 3 या 4 दोस्त थे और स्कूल जाने के लिए तकरीबन 6:45 बजे या 6:30 बजे अपने अपने घरों से निकल गए। उन दिनों शदीद सर्दी चल रही थी और आमतौर पे उजाला होने में 7 या 7:15 बज जाया करते थे। खैर जब हम लोग अपने घरों से निकले तो मुकम्मल तौर पे अंधेरा था, लेकिन हमें पता था कि जैसे ही 7 या 7:15 का टाइम होगा तो रोशनी हो जाएगी और हम लोग उससे पहले पहले अपने स्कूल में पहुंच जाएंगे। खैर जैसे ही हम लोग इस फाटक के करीब पहुंचे तो ये जो रेलवे फाटक था उसके एक तरफ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ करता था। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है वहाँ पे कोई शख्स है जो खड़ा हुआ है और ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है और इतने लंबे और चौड़े आमतौर पे इंसान नहीं हुआ करते। खैर मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मेरे दोस्त ने कहा और बाकी जो 2 और लड़के थे उन्होंने भी इस कचरे की तरफ देखा
तो हल्के हल्के अंधेरे में और हल्की हल्की रोशनी में उनको भी ऐसा ही लगा कि बहुत ही कोई 7 या 8 फीट का लंबा सा आदमी मौजूद है जो कचरे के ऊपर खड़ा हुआ है। और ना सिर्फ कचरे के ऊपर खड़ा हुआ है बल्कि उसने एक बहुत बड़ी सी ब्लैक कलर की चादर है जो अपने ऊपर डाल रखी है। अभी हम चारों दोस्त खड़े हुए उसकी तरफ देख ही रहे थे कि एकदम से वो जो शख्स था हमारी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो हमारी तरफ बढ़ने लगा तो उसकी जो चादर थी वो तेज से चलने की वजह से हवा में लहराने लगी। और जैसे ही उसकी चादर हवा में लहराने लगी तो हमने देखा कि ये जो शख्स है, इस शख्स का धड़ तो मौजूद है लेकिन इसका सर मौजूद नहीं है। यानी कि उसकी गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा था वो मुकम्मल तौर पे गायब था और उसके धड़ वाले हिस्से पे एक चादर पड़ी हुई थी और वो हमारी तरफ तेजी से बढ़ता चला आ रहा था। ये बताते हैं कि जैसे ही हम चारों ने उसको अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो हम चारों ने वहां से तेजी से दौड़ लगा दी और जितना जल्दी हो सकते थे इस फाटक को क्रॉस करते हुए अपने स्कूल की तरफ भागने लगे। खैर जैसे जैसे गिरते पड़ते जब हम स्कूल में पहुंचे तो हमारे जो हेड मास्टर थे वो ऑलरेडी वहां पे मौजूद थे। और जब इन्होंने हम चारों को इस शदीद सर्दी में, इतने पसीने में और इस हाल में देखा तो उन्होंने हमसे पूछा कि सब खैरियत तो है। फिर हमने उनको बताया कि ये जो फाटक है, इस फाटक के पास हमने एक सरकटे को देखा है। ये सुनने के बाद जो हमारे हेड मास्टर थे वो कहने लगे कि बेटा कोशिश किया करो कि इस रास्ते से उजाला होने से पहले ना गुजरो। ये जो फाटक है, इस फाटक के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे अक्सर एक सरकटा नजर आया करता है। ये बताते हैं कि इसके बाद से हमने तौबा कर ली थी कि किसी भी तरह इस फाटक से अंधेरे के टाइम में या उजाला होने से पहले नहीं गुजरना है। गाइस इसी तरह आज की जो तीसरी स्टोरी है, ये स्टोरी मिस मरियम ने शेयर की है और ये बताती है कि जब पार्टीशन हुआ था या पार्टीशन का टाइम चल रहा था तो इनकी जो परदादी थी वो अपने दोस्तों के हमरा या अपने कजन्स के हमरा स्कूल जाया करती थी। इनका जो स्कूल था वो इनके गांव से तकरीबन आधे घंटे के फासले पे मौजूद था और इस स्कूल की जो टाइमिंग थी वो सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक की थी। अब जब भी ये लोग स्कूल जाते थे तो ये स्कूल जाने से पहले वॉशरूम से फ्री हो जाया करते थे ताकि रास्ते में अगर ज़रूरत महसूस हो तो किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। लेकिन बदकिस्मती से एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये लोग स्कूल से वापस आ रहे थे और दोपहर के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। इनकी जो ग्रैंड मदर थी उनको एकदम से ज़रूरत महसूस हुई कि वो यूरिनेट करें। शुरू में वो कोशिश करती रही कि किसी भी तरह घर पहुंच जाएं, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी इतनी उम्र नहीं थी और जब उनको बर्दाश्त से बाहर महसूस हुआ तो वो ना चाहते हुए भी रास्ते में एक पेड़ मौजूद था, उस पेड़ के नीचे बैठ गईं और वहाँ पे वो यूरिनेट करके फ्री हो गईं। अब जब इन्होंने यूरिनेट किया तो उस वक्त तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन यूरिनेट करने के बाद जब वो अपने घर की तरफ आ रही थी तो देखते ही देखते कुछ मिनट के अंदर अंदर ही उनकी जो तबीयत थी वो एकदम से ख़राब हो गई और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इनको बहुत शदीद बुखार हो चुका है। खैर जो भी इनके कज़न्स वगैरह थे या इनके जो कोलीग्स थे, जो क्लासमेट्स थे, वो इनको लेके जैसे तैसे घर पहुँचे। जब ये अपने घर पहुँची तो इनके जो पेरेंट्स थे पहले यही समझे कि शायद गर्मी की वजह से या धूप में निकलने की वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, लेकिन जब मुसलसल इलाज करने के बावजूद भी इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी और अक्सर ये रातों में उठ के चीखने लगी तो इनके जो करीब जवार के लोग थे उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि शायद ये कोई रूहानी मसला है। शुरू में इनके जो फादर थे उन्होंने इग्नोर किया और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनके जो मसले थे या उनकी जो हरकतें थी वो अजीब से अजीब होने लगी
तो बिलाखिर इनको एक आलिम दीन से राब्ता करना पड़ा। अक्सर ऐसा होता कि जैसे ही मगरिब का टाइम होता तो हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो एकदम से चीखना शुरू कर देती और वो दरवाजे या सहन की तरफ देख के कहने लगती कि वो आ गई है, वो अब मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे अपने साथ लेके जाएगी। जब वो इस तरह की बातें करती तो जितने भी बच्चे थे या सराउंडेड जितने भी बड़े थे सारे के सारे खौफ का शिकार हो जाते और सब जब इधर उधर सहन में गेट की तरफ देखते तो वहां पे कोई भी मौजूद नहीं होता। जबकि इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कहती थी कि वो सामने खड़ी हुई है और उसकी जो शक्ल है वो बहुत ही खौफनाक शक्ल है। खैर, जब आलिम दीन से रब्ता किया गया तो उन्होंने अपने तौर पे इनका इलाज करने की या इनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश शुरू की। शुरू में जब आमिल ने अपने तौर पे इलाज शुरू किया तो बज़ाहिर लग रहा था कि इनको अफाका हो रहा है और बेहतरी की तरफ जाती जा रही हैं। लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही वो जो आमिल था उसकी अपनी फैमिली के साथ, उसके घर वालों के साथ इस तरह के वाक़यात होना शुरू हुए कि वो ये कहने लगा कि अगर मैं इसका इलाज करूँगा या इस मखलूक को इस लड़की के ऊपर से हटाने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाएगी, लिहाजा मैं माजरत करता हूँ, मैं इस बच्ची का इलाज नहीं कर सकता। इस दौरानिए में बहुत सारे उलमा कराम से, बहुत सारे आमिलों से राब्ता किया गया और न सिर्फ राब्ता किया गया बल्कि इनकी ग्रैंड मदर को सही करने की कोशिश की गई। कुछ अरसे के लिए इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो नॉर्मल हो जाती, लेकिन कुछ अरसे के बाद दोबारा से वो इसी तरह चीखना शुरू कर देती और वो बार बार मगरिब के बाद कहती कि वो आ गई है, वो मुझे अपने साथ लेके चली जाएगी। तकरीबन 1.5 से 2 साल तक ये सब चलता रहा और इस दौरानिए में इनकी जो ग्रैंड मदर थी उनकी जो तबीयत थी वो ख़राब से ख़राब होती चली गई। हर गुजरने वाले दिन के साथ साथ इनका जो वज़न था वो गिरता चला जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी आमिल थे वो सब पीछे हटते चले जा रहे थे। इसी दौरानिए में इत्तफाक से इनके जो पेरेंट्स थे उनको किसी का पता चला कि एक साहब हैं जो एक बहुत बड़ी दरगाह पे बैठा करते हैं, अगर आप लोग उनसे मुलाकात कर लें तो हो सकता है कि वो आपका मसला हल कर दें। और ऐसा ही हुआ कि उसके बाद वो जो साहब थे उनसे रब्ता किया गया, उनको सारा का सारा माजरा बताया गया और जब उन्होंने इलाज करना शुरू किया तो वो जो मखलूक थी जो हमारी ग्रैंड मदर को तंग किया करती थी या उनके ऊपर हावी हो चुकी थी, उसने बताया कि इस बच्ची ने आते हुए रास्ते में हमारे घर के ऊपर या हमारे घर के पास पेशाब किया है, जिसकी वजह से जो हमारी इबादत करने की जगह थी वो मुकम्मल तौर पे नापाक हो चुकी है। अब हम इस बच्ची को नहीं छोड़ेंगे या फिर हम इस बच्ची को अपने साथ लेके चले जाएंगे। खैर, काफ़ी कोशिशों के बाद जब उनसे मामला तय किए गए तो यह तय पाया कि जहाँ पे इन्होंने पेशाब किया था वहाँ पे जाके ये सफाई करेंगी और ना सिर्फ सफाई करेंगी बल्कि सफाई करने के बाद वहाँ पे माफ़ी मांगेंगी और अगर ये ऐसा कर लेती हैं तो जो मामलात हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे और ये जो भी मखलूक है वो इनको मुआफ़ कर देगी। ऐसा ही हुआ कि इन्होंने वहाँ जाके उस जगह की सफाई की और ना सिर्फ सफाई की बल्कि उनसे माफ़ी मांगी। जब इन्होंने उनसे माफ़ी मांगी तो आहिस्ता आहिस्ता 2, 3, 4 दिन के अंदर अंदर इनकी जो तबीयत थी वो नॉर्मल होना शुरू हो गई और अल्लाह का शुक्र है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो चुकी थी और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ चुकी थी। गैस, इसीलिए कहा जाता है कि कहीं भी अगर आप यूरिनेट करें, अव्वल तो आप कोशिश करें कि ऐसा ना करें और अगर आप बहुत मजबूरी के आलम में हैं तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, सलाम करें और उसके बाद कहें कि अगर कोई यहाँ पे मौजूद है तो वो यहाँ से चला जाए और ऐसा आपने 3 बार कहना है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टोरीज़ हैं ये आपको पसंद आई होंगी
प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।